आज हम लोग अपने 5वें लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है शांति बिल। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो ये है आपका सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये बिल बेसिकली है आपका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब अगर हम इस बिल पर फोकस करेंगे तो जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा दैट दिस न्यू लॉ ओपन्स द डोर फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन। इस बिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज किया गया है वो है कि अब हम लोग गवर्नमेंट ओनरशिप से इसको प्राइवेट की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कंप्लीटली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग अब कुछ इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का भी न्यूक्लियर एनर्जी में लेने वाले हैं। ये तो रहा पहला चेंज। दूसरा चेंज जो है वो हम लोग जो लाइबिलिटी फ्रेमवर्क है। लाइबिलिटी फ्रेमवर्क का बेसिकली मतलब होता है कि जब इन एनी केस कोई एक्सीडेंट हो गया न्यूक्लियर एनर्जी के न्यूक्लियर जो आपका पावर सेक्टर है उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो है कुछ एक्सीडेंटल कोई इशू हुआ तो उसमें किसको लाइबिलिटी उसमें कौन जिम्मेदार होगा। उससे संबंधित भी हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली इसको हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया है। इस पर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो प्लीज आप लोग जो भी चीजें लिखी हुई है इसको बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका इट एम्पावर्स कंट्री एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर। हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि बेसिकली ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका जो ओवरव्यू है उसको देखेंगे और इसमें जो पहला चेंज है वो है लीगल शिफ्ट। लीगल शिफ्ट का मतलब है कि यहां पर हम लोगों ने एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो कि 1962 में बना था और दूसरा बिल था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट और ये बना था हमारा 2010 में। हम लोगों ने इन दोनों ही बिल को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली अगर आप एटॉमिक एनर्जी एक्ट की बात करिए तो ये बिल कंप्लीट आपको ओनरशिप देता था स्टेट को, यानी जो गवर्नमेंट होती थी उसके पास इसकी कंप्लीट ओनरशिप थी। तो अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस बिल में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है या अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो इस बिल को हटाकर ही हम लोगों ने शांति बिल लाया है। दूसरा बिल जो हम लोगों ने हटाया, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था इसके फर्स्ट स्लाइड में, दैट सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। यहां पर बात हो रही है कि आखिर अगर न्यूक्लियर डैमेज किसी भी प्रकार का होता है तो उसके लिए किसको लाइबिलिटी देनी होगी। अगर आप पीछे के बिल की बात करिए यानी कि 2010 के बिल की बात करिए तो इस बिल में जो खामियां थी वो कुछ इस प्रकार थी। जैसे अगर देखिए जब भी कोई भी पावर रिएक्टर होता है यानी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा होगा, यानी कोई ना कोई उसको रन कर रहा होगा। तो जब न्यूक्लियर डैमेज इन एनी केस अगर होता है जैसा कि हमें चेरनोबिल में देखने को मिला था, वैसा ही कुछ अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो रेगुलेट कर रहा है, यानी कि जो भी उस पावर रिएक्टर को रेगुलेट कर रहा है हम उसे जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है उसकी जिसने सप्लाई किया है। तो यहां पर बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, दो एंटिटीज हैं, एक है रेगुलेटर और दूसरी एंटिटी है जो सप्लाई कर रही है। यानी कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जितनी भी इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं यानी बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो भी आइटम्स आएंगे वो बाहर से आएंगे। अब उसको हम लोगों को इंपोर्ट करना होता था। होता क्या था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है, क्योंकि इसमें चांसेस तो होते ही हैं, ऐसे में जो रेगुलेटर है पहला तो इसके ऊपर लायबिलिटी आएगी और दूसरी लायबिलिटी आएगी जो हमें टेक्नोलॉजी के तहत जो इक्विपमेंट्स हमें जो शेयर करेगा उसके ऊपर। बेसिकली इस पर हम लोगों ने 1500 करोड़ रुपए का एक कैप लगाया हुआ था जो कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबल एंटिटी होगी उसे देना होता था। तो इस कारण हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए
हम लोगों को इंपोर्ट करने में बहुत समस्या आती थी। जो भी इवन रशिया जो हमारा फ्रेंड है, वो भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित इक्विपमेंट्स देने में जो है उसको भी दिक्कत होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ेगा। यानी उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से इसको काम करना होगा, जिससे कोई भी देश बचना चाहेगा। तो एक तो प्रॉब्लम थी ये, और दूसरी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये रेगुलेट कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट भारत में, तो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज भी इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो खैर, अब हम लोगों ने शांति बिल के तहत ये लीगल शिफ्ट किया, दैट हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एटॉमिक एनर्जी एक्ट और दूसरा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अब इसका गोल क्या है? देखिए, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाई 2047। अगर आपने मेरे से पढ़ाई की होगी तो मैंने आपको एक ग्लासगो समिट पढ़ाया था। देखिए, मैं पहले ही बता दूं आपको, जो इसमें पेन से मेरी राइटिंग दिख रही होगी, बेसिकली मैं स्लाइड पर लिखता हूँ, पेन टैब पर लिखता हूँ, इसलिए बहुत अच्छी आपको राइटिंग देखने को नहीं मिल रही होगी। बट प्लीज़ ट्राई टू मैनेज इट। आपको जो है यहाँ पर मेरा जो मेन लक्ष्य है वो आपको समझाना है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मैं जब बोलूँगा तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि ग्लासगो समिट आपका 2021 में हुआ था। तो 2021 में जो ग्लासगो समिट हुआ था, भारत ने वहाँ पर एक जो है पंचामित्र करके एक योजना, मतलब अपना हमारा लक्ष्य बताया था, एनडीसी बताया था, बेसिकली नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या करने वाले हैं। तो हम लोग अपने एनडीसी को जब यूएनएफसीसीसी को दिए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बेसिकली बोला है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी। नॉन फॉसिल का मतलब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं आपके जो आपका जैसे कोल हुआ तो वो फॉसिल है ना। तो कोल एनर्जी अगर हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग कोयले को जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोगों ने वहां पर एक टारगेट लिया है, 5 टारगेट में से एक टारगेट लिया है कि हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी से जो है प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करने की बात की है वो है सोलर एनर्जी से। दूसरा जो है हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, चूंकि वो भी एक नॉन फॉसिल एनर्जी है, यानी कि उससे भी बहुत कम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की ओर अब शिफ्ट हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल है वो तो 100 गीगावाट है 2047 तक, लेकिन 2032 तक हम लोगों ने 22 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात की है। अब अगर आप अभी प्रेजेंट की बात करिए, तो अभी हम लोग बेसिकली 8.8 गीगावाट, सिर्फ 8.8 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर पावर से क्रिएट करते हैं। अब इसी को 2032 तक हम लोग 22 गीगावाट करने वाले हैं, और 2047 तक का टारगेट हम लोगों ने 100 गीगावाट लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग हमें 10 टाइम्स इस पर काम करना होगा। इसलिए इसमें हमें बिल में भी काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़े। तो पहली बात, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में चेंज, दूसरा इस एक्ट को खत्म किया गया, और दूसरा टारगेट जो हमारा स्ट्रेटेजिक स्टेप है, हम लोगों ने जो इसको लिया है, जो गोल है, तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हम लोगों ने 2047 तक का जो गोल लिया है वो कितने न्यूक्लियर कैपेसिटी का लिया है, तो वो बेसिकली 100 गीगावाट है, और 2032 के लिए 22 गीगावाट है। और तीसरा जो इसमें आपको शांति बिल में देखने को मिलेगा वो है स्टेट की मोनोपोली खत्म करना, यानी इट अलाउस प्राइवेट प्लेयर्स इन दी ऑपरेशन साइड। मैं भी आप इस पर भी आऊंगा, इस पर भी फोकस करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन साइड की बात है। इस पर भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, तो जो हमारा दूसरा है ये है आपका प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगी, ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अगर इसका ब्रॉड स्कोप देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है दैट प्राइवेट फर्म्स कैन नाउ सेट अप प्लांट्स एंड मैनेज फ्यूल ट्रांसपोर्ट
स्टोरेज एंड ट्रेड। यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो बेसिकली यहाँ पर यूरेनियम की बात है, उससे संबंधित जो प्लांट होगा यानी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए, यानी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, अब जो फ्यूल ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, और उसके खरीदने या उसके बेचने, जो भी आप कह सकते हैं, उसको सेल करना या उसको बाय करना, उसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट फर्म को इन्वॉल्व किया है। ठीक है ना? आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोगों ने प्लांट को सेटअप करने के लिए और फ्यूल यानी यूरेनियम के अब इस पर भी मैं आऊंगा कि बेसिकली ये न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइवेट फर्म्स कैन नाउ सेट अप प्लांट्स, मैनेज फ्यूल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रेड। ठीक है ना? तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलेंगी, है ना? एक तो प्लांट्स जो है सेटअप करना, मैनेज फ्यूल स्टेज और स्टोरेज एंड ट्रेड। अब देखिए, यहां पर हम लोगों ने बेसिकली एफडीआई फ्रेमवर्क अपनाया है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वाया सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन के थ्रू जो है एफडीआई आ जाए हमारे यहाँ, यानी कि कोई भी आए और बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्व किए ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए ही बिना कहीं पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट लगा दे, ऐसा नहीं है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद ही कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये एक प्रकार का चेक है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, प्लांट में, किसी भी प्रकार की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगी। तो एक तो बात हो गई है। दूसरी बात है आपकी डीपीआईआईटी। सो डीपीआईआईटी की अगर बात किया जाए तो ये इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये एक बात कह रहा है कि दैट इक्विटी रोल्स विल लाइकली अलाइन विद स्टैंडर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ हद तक आप कह सकते हो कि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ रिलैक्सेशन किया गया, यानी कि जो लाभांश है उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया है, और इसके तहत जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस होंगी वो बिल्कुल डीपीआईआईटी के ही तहत जो है बनाई जाएंगी। जो नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं उसके तहत जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसी के तहत आपको न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में भी आपको इक्विटी दी जाएगी। तो ये रहा प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार से यहां पर इन्वॉल्व होगी। अब आगे देखिए, अब यहां पर बात आती है कि क्या हम लोगों ने पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है इसमें? नहीं, यहां पर कुछ हद तक गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिविटी भी है। गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिविटी का मतलब यहां पर कुछ चीजें हैं जिसके लिए पूर्णतः सरकार ही जो है नियंत्रित करेगी, जो कि है बहुत ही सेंसिटिव एरियाज। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट सेंटर रिटेन्स एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर हाई सिक्योरिटी एक्टिविटीज। यानी देखिए आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक यूएफ6 ये होता है यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड। ओके, सो ये जो यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड होता है यही केमिकल आपको जो है केमिकल है जिसमें दो आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप्स होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। सो यूरेनियम 235 यही आपको एनर्जी कैपेसिटी इसकी, मतलब यही आपको हीट प्रोवाइड करता है, यूरेनियम 235। और यूएफ6 में दोनों ही मिलता है, बट इसका जो कंपोनेंट है नेचुरली अगर आप देखेंगे तो नेचुरली ये बहुत कम होता है, और वो होता है केवल 0.7%। अब इस अगर हमें एनर्जी क्रिएट करनी है यूरेनियम से, यानी न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करनी है, तो हमें इसके परसेंटेज को बढ़ाना होगा, यूरेनियम 235। सो हम लोग यहां पर बेसिकली इनरिच करते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए यूरेनियम 235 को इनरिच करते हैं और इसको लगभग 3 to 4% तक ले जाते हैं, जो कि 0.7% है।
जब यूरेनियम 235, बेसिकली इसका पहले तो हम लोगों को सेपरेशन करना होता है, फिजिकल सेपरेशन होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 वेट इसका कम है और यूरेनियम 238 का ज़्यादा है। तो हम लोग फिजिकल सेपरेशन करते हैं चूंकि दोनों के मास में डिफरेंस है, और ये बहुत ही जो इनरिचमेंट होता है, ये काम बहुत ही सेंसिटिव है, और इस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार होगी। यहाँ पर किसी भी प्राइवेट एंटिटी को इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला, तो इनरिचमेंट जो करना होता है वो बहुत ही रिस्की काम है, इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपने प्राइवेट एंटिटी को दिया, और वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये यूरेनियम यूरेनियम 235 90% तक इनरिच कर दिया जाए तो ये बनता है एटम बॉम्ब। और यहीं पर प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने ईरान के मैटर में देखा होगा तो एग्जैक्टली यही चीज है कि वो लोग बहुत क्लोज हैं 90% इनरिच करने के। और अगर किसी ने 90% इनरिच कर लिया आपके यूरेनियम 235 को UF6 से, तो ये जो है आपका एटम बॉम्ब बन जाएगा। सो ईरान इसके बहुत नज़दीक है, उसने काफ़ी हद तक जो है इनरिच कर लिया है। हालांकि अभी 90% वो पहुंच नहीं पाया है, और जिस दिन पहुंच जाएगा वो जो है एटम न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि इनरिच कर दिया और इतना हो गया, तो इसलिए इसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? गवर्नमेंट होगी। दूसरा, इनरिचमेंट 3 to 4% ही रखा, लेकिन इसको भी बहुत ही कंट्रोल तरीके से करना होता है। अगर कंट्रोल तरीके से नहीं किया गया तो इससे भी कई प्रकार के एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए ये बहुत ही एक ये कह लीजिए कि सेंसिटिव एरिया है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। सो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फ्यूल इनरिचमेंट, है ना, तो इसको हम लोग बेसिकली करते तो 3 to 4% ही है, मगर इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगी? सरकार होगी। दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया, आइसोटोपिक सेपरेशन, यानी यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इन दोनों को मतलब सेपरेट करना, ये भी काम गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। तीसरा, स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग। सो बेसिकली जब हम न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हैं तो जो यूरेनियम, जैसे मान लीजिए कि कुछ वेस्ट टाइप ऑफ है, तो हम लोग उसको टोटली वेस्ट नहीं समझते हैं, बल्कि हम लोग उसमें से भी, यानी कि अगर एनर्जी क्रिएट हुई उसके बाद भी जो यूरेनियम 235 बचा, या जो भी आपका एक प्लूटोनियम भी होता है, हम लोग उसको भी जो है फिर से रिप्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप एक एनर्जी ही है। तो यहां पर वही बात है कि हम लोग फिर उसको सेकेंड टाइम स्पेंड करते हैं फ्यूल रिप्रोसेसिंग के लिए। दूसरा, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित वेस्ट होगा वो बहुत ही जो है रिस्की जोन है। सो इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार होगी। और फिर आपका है हैवी वाटर प्रोडक्शन। हैवी वाटर बेसिकली आपका ये जो D2O होता है, और ये वाटर जो है जब न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है, तो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए जिस वाटर को हम लोग न्यूट्रॉन को यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन को, वो हैवी वाटर ही है। तो हैवी वाटर का प्रोडक्शन भी, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, देखिए समझिएगा बात को, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हम लोग एक यूरेनियम से, यानी कि अगर एक न्यूक्लियस है तो उससे हम लोग कई न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, है ना। अब ये काम बहुत ही कंट्रोल तरीके से करना है, और इसके लिए हम लोगों को हैवी वाटर की जरूरत होती है। अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो यही तो एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब में बेसिकली जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें यही चीज तो है कि ये कंट्रोल्ड नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड है। सो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को हैवी वाटर का प्रोडक्शन करना होता है। ये काम भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। तो आपको मैंने पहली बात बताई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब मैं बात करने वाला हूं सिक्योरिटी फर्स्ट, यानी यहां पर प्राइवेट एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू पावर जनरेशन, नॉट स्ट्रेटेजिक फ्यूल प्रोसेसिंग। एग्जैक्टली जो बात पहले लिखी हुई है वही बात यहां पर है कि प्राइवेट जो एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ पावर को जनरेट करने में होगी, यानी कि जो भी यूरेनियम उन्हें दिया जाएगा
उससे उन्हें पावर जनरेट करना है, ना कि फ्यूल की प्रोसेसिंग। ये यूरेनियम का एनरिचमेंट करना प्लस आइसोटोपिक सेपरेशन करना, ये काम गवर्नमेंट करेगी। आपको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा, आपको उससे पावर जनरेट करना है। ठीक है, तो ये रही गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिविटी। अब बात आती है कि यहां पर जो लाइबिलिटी के जो नॉर्म्स हैं, है ना, जो मैंने आपको पहले भी इस पर बात किया था, हम लोग अब उस पर जो है और डेप्थ में बात करते हैं। तो यहां पर बात हो रही है बेसिकली सप्लायर प्रोटेक्शन की, यानी कि इट रिमूव द राइट ऑफ रिकोर्स, सेक्शन 17B अगेंस्ट सप्लायर्स फॉर इक्विपमेंट डिफेक्ट्स। तो यहां पर बेसिकली वही बात है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, उसको जो प्रोवाइड करेगा, जो भी सप्लायर होगा, तो होता क्या था कि अगर जो हमारा सिविल डिसेबिलिटी एक्ट, जो आपका सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 था, उसमें बात ये थी कि जो सप्लायर होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है। तो अब अगर ऐसा होगा तो जो भी सप्लाई कर रहा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधित इक्विपमेंट्स को, वो रिस्क में होगा। तो अगर ऐसा मान लीजिए कि सपोज करिए कि कोई भी देश ये कहता है कि जहां से सामान आया है वो जिम्मेदार है, तो कोई भी देश या कोई भी कंपनी आपको सामान देने से, उस देश को सामान देने से कतराएगी, तो वो सामान देगी नहीं। अगर वो सामान देगी नहीं, तो हमारे यहाँ की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहीं पर हम लोगों की प्रॉब्लम थी। और इस चीज को इसको राइट ऑफ रिकोर्स का बेसिकली मतलब ही होता है कि रिम्बर्समेंट करना, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी यानी सप्लायर की, उसको रिम्बर्स करना होगा, यानी कि उसको जो है एक तो उसको लाइबिलिटी उसको लेनी होगी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और ये बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट था, इट इज एट अराउंड 1500 करोड़। तो इसको भारत सरकार ने हटा दिया। और दूसरा जो गोल है, दैट इट इनकरेजेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वेंडर्स टू सप्लाई टेक्नोलॉजी विदाउट लॉन्ग टर्म लीगल रिस्क। एग्जैक्टली वही बात है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो वेंडर्स हैं, जो सप्लाई करेंगे टेक्नोलॉजी को, उन्हें लॉन्ग टर्म लीगल रिस्क को जो है इससे संबंधित, जो उनको जैसे कि अगर कोई सप्लाई में कोई भी इशू आया, तो इसके तहत अगर कुछ गलती होती है तो उन्हें यहाँ पर लीगल एक केस उनके ऊपर चल सकता है, तो उसके संबंधित भी जो है इस एक्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अब उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जो है एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, उन्हें बस रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्शन है यहां पर कि दैट सप्लायर्स रिमेन लायबल इफ देयर इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और प्रूवन इंटेंट टू कॉज डैमेज। यानी कि एक होती है कि गलती हो जाना और दूसरी होती है जानबूझकर गलती करना, इंटेंशन ही गलत होना। तो अगर ये प्रूफ हो गया दैट आपका इंटेंशन ही था डैमेज करना, तो आप लायबल माने जाएंगे। तो यहां पर ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर गलती से गलती हो गई तो उससे संबंधित आपको जो है उसके लिए आपको छूट दिया जा सकता है। तो ये तो रही बात आपके सप्लायर प्रोटेक्शन की, यानी कि जो सप्लाई करेगा हमें, वो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल वेंडर हो, उसको उससे छूट मिलेगी। अब बात आती है कि इसके तहत जो लाइबिलिटी है वो किसकी है, मतलब अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो उससे संबंधित बात होगी और उस इंश्योरेंस से संबंधित। तो देखिए पहली बात थी सप्लायर की। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करेगा, यानी यहां पर इससे संबंधित जो फ्लेक्सिबल कैप्स, इट रिप्लेसेस द फ्लैट 1500 करोड़ लिमिट विद ग्रेडेड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट साइज कैपेसिटी। मतलब पहले क्या था कि अगर कोई प्लांट छोटा है तो भी 1500 करोड़ की लिमिट थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और इसको रिप्लेस किया गया है ग्रेडेड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट साइज, यानी कि अगर प्लांट का साइज बड़ा है तो इसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अगर प्लांट का साइज छोटे छोटे प्लांट हैं, मतलब न्यूक्लियर प्लांट्स, तो इसकी जो ये कह लीजिए कि लिमिट है उसको कम भी किया जा सकता है। तो एक तो रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया। दूसरा मैंडेटरी इंश्योरेंस, यानी कि इट रिक्वायर फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स गवर्नमेंट प्लांट्स आर एग्जेम्प्ट। यानी कि यहां पर अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर है जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट को ऑपरेट करेगा, उसको मैंडेटरी इंश्योरेंस कराना ही होगा।
यानी उसको इंश्योरेंस का चार्ज देना होगा और उससे फ़ायदा ये होगा, इससे प्राइवेट जो ऑपरेटर है उन्हें ही फ़ायदा होगा। अगर किसी भी कारण से अगर जो है कोई भी डैमेज होता है, कोई भी इश्यू आता है न्यूक्लियर प्लांट में, तो इंश्योरेंस होगा तो वो प्लांट को, उस प्राइवेट एंटिटी को एक सेफ्टी मिलेगी। सो इसलिए इसे प्राइवेट ऑपरेटर को इस मैंडेटरी इंश्योरेंस का भी इसमें प्रावधान दिया गया है, यानी उन्हें किसी कंपनी से इंश्योरेंस अपने प्लांट का कराना ही होगा। तीसरा है न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड, अ डेडिकेटेड फंड टू कवर द सेंटर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इंसिडेंट्स। एग्जैक्टली वही बात है कि यहां पर हम लोग एक फंड क्रिएट करेंगे जिसमें कि सेंटर जो है किसी भी इंसिडेंट को जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और त्वरित गति से उस फंड का यूज किया जा सके। तो यहां पर एक न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी क्रिएट करने की बात की गई है। अब बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस की बात किया गया है। और रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस यानी कि ये AERB है, और AERB का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड है, ये एक रेगुलेटर बोर्ड है, यानी ये नियामक है, ये नियंत्रण करता है किसी भी न्यूक्लियर प्लांट का। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको। दो एंटिटीज हैं, एक है AERB और एक है DAE। ये है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ये है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब देखिए यहां पर एक कन्फ्लिक्ट आता था, और वो कन्फ्लिक्ट ये था कि DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहता है, ये प्रमोट करता है कि कोई भी जगह पर न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाए, यानी ये एक प्रमोटर है न्यूक्लियर प्लांट्स का। और दूसरी तरफ इसी के तहत एक AERB बनाया गया था, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको कहा जाता था कि आप इसका नियंत्रण करिए, रेगुलेशन करिए। सो यहां पर देखिए साफ साफ आपको इन दोनों में एक जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, जहां एक कह रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को लगाइए और दूसरा कह रहा है उससे संबंधित स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहा है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब रेगुलेशन करना, नियंत्रण करना, यानी कहां पर खतरा हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता है। ऐसे में होता क्या था कि ये जो रेगुलेशन है ये कॉम्प्रोमाइज होता था, क्योंकि DAE जो है वो किसी भी जगह पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए प्रमोट करता था और अपने अकॉर्डिंग ही AERB को रेगुलेट करता था। यानी कि इससे हम लोग जो आपकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी वो जो है मैनिपुलेट किया जाता था, चूंकि DAE को प्रमोट करना होता था न्यूक्लियर प्लांट्स को। तो इसके कारण ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता था। सो यही बात है कि अब भारत सरकार ने जो बेसिकली जो बिल आया है, उस बिल में इसको एक लीगल स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि ये एक पार्लियामेंट से पास एक बॉडी है जो कि अब DAE के अंदर नहीं है। तो DAE का काम है प्रमोट करना और यहां पर रेगुलेटरी का काम है AERB का उसको नियंत्रित करना। तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करेंगे। तो वही बात है दैट द रेगुलेटर विल नाउ हैव इट्स ओन लीगल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस। अब इसके ऊपर DAE का यानी कि प्रमोटर का कोई भी दबाव नहीं है, अपने अकॉर्डिंग AERB काम कर सकता है। अब देखिए यहां पर एक और भी बात है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके रेजोल्यूशन या पेनाल्टीज के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रीड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल एंड न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन। ये एक बॉडी बनाई गई है जो कि एक तरह से इससे संबंधित जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे उसको सुनेगी। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है, इसका बेसिकली एक अपीलेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये अपील को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी और ऑर्डर्स को डिसाइड करेगा, चाहे कोई ऑपरेटर हो या कोई भी संबंधित, अगर जो है कोई भी गलत तरीके से काम करेगा, सो उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाई गई है जो अपील सुनेगी और पेनाल्टी और ऑर्डर प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ पर मॉनेटरी फाइन्स भी दिए गए हैं, यानी कि छोटे मोटे अगर कोई माइनर सेफ्टी वायलेशंस होते हैं तो उसके लिए भी जो है एक फाइन लगाने की बात की गई है।